नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम देख रहे थे कि किस प्रकार आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं प्रकृति को प्रभावित कर रही हैं, पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार औद्योगिक अवसंरचनाएं, औद्योगिकरण प्रकृति को प्रभावित करता है और उसके साथ बनने वाली कई सारी सहायक संस्थाएं जैसे आसपास के जो रहवास है, औद्योगिक क्रियाओं के आसपास रहने वाले श्रमिकों के मलिन बस्तियां हैं, वो सभी कुछ पर्यावरण को पर दबाव डालती है। इसके साथ हमने देखा कि तकनीकी विकास, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि जो वातानुकूलन है ऐसे कई सारे तकनीकी विकास है जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही एक विकास है हमारा वाईफाई, जो रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं, जो वाईफाई तरंगे हैं, वो पूरी पर्यावरण में घूमती रहती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को और हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा वायरलेस कनेक्टिविटी पर डिपेंड करने लग गए हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और वो सब कुछ हमारी आराम के लिए है, हमारी सुविधा के लिए। अब हम वायरलेस फोन्स यूज़ करते हैं, वायरलेस इंटरनेट यूज़ करते हैं और सभी प्रकार का वायरलेस पर हमारा जोर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उससे कनेक्टिविटी और मोबिलिटी की सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु इन सभी वाईफाई की चीज़ों की वजह से जो पर्यावरण में रहते हैं, इन तरंगों की जो सांद्रता है, ये इनका सांद्रण जो है पर्यावरण में, वो बढ़ता जा रहा है, जिससे न केवल मनुष्यों पर मगर जीव जंतु और वनस्पति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मनुष्यों के व्यवहार के साथ साथ जीव जंतुओं के व्यवहार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार खदानों द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जाता है। वो खदानें हालांकि नगरीय क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों के आसपास नहीं होती हैं, परंतु जो खुले इलाके हैं, जो वन वन क्षेत्र हैं, जो चारागाह भूमियाँ हैं, उन क्षेत्रों में खड्डे बना दिए जाते हैं और उन खड्डों की वजह से वहाँ का अपवाह तंत्र प्रभावित होता है। वहाँ पर जो वेस्टेज है, जो डंप किया जाता है इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से जो डंप किया जाता है, खदानों को खोद के पुनः से भरा नहीं जाता। कई सारी खदानें जिससे धरातल को पोला कर दिया जाता है, यानी ऊपर धरातल सामान्य दिखता है और नीचे खड्डे बना दिए जाते हैं, उनसे भविष्य में भूस्खलन की समस्या होती है और लंबे प्रदूषण की समस्या इससे देखने को मिलती है। साथ ही कृषि, जो वैसे तो प्रकृति द्वारा लिया गया है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, परंतु जब वो नवीन तकनीकों से की जाती है तो उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पर्यावरण पर दिखता है। क्योंकि आजकल जो रसायनों का प्रयोग है, जो संकर प्रजातियों का प्रयोग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इन संकर प्रजातियों के प्रयोग से जो प्राकृतिक वनस्पति का जो क्रम है वो बिगड़ जाता है। आप जानते हैं कि कई सारी किस्में थी जो प्राकृतिक रूप से हमारे अनाजों की और दूसरी चीज़ों की उगाई जाती थी, परंतु अब संकर प्रजातियों के चक्र के अंदर किसान और हम सब इतने उलझ चुके हैं कि वो सभी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और हम कुछ संकर प्रजातियों पर निर्भर हो चुके हैं, जिससे हमें काफ़ी मूल्य भी चुकाना पड़ता है। बीटी कॉटन, जिसका उदाहरण आप लोगों ने सुना ही होगा। बीटी कॉटन के बीटी कॉटन भी तो बीटी कॉटन की जो समस्या है, बीटी कॉटन में जिस तरह से संकर प्रजाति का यूज करके कपास उगाया जा रहा है, उससे कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं और कई सारी मानव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से कृषि के भी कई सारे विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। नगरीकरण के साथ एक चीज जो साथ में जुड़कर ही आती है, वो है जो औद्योगिक विकास के साथ जुड़ जाती है, वो है नगरीकरण। उद्योग जब स्थापित होते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं जब स्थापित होती है, तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में रहने संलग्न लोग जो उन आर्थिक क्रियाओं को करते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को करते हैं, उनकी जो बस्तियां हैं वो नगरीय कहलाती है, ग्रामीण नहीं कहलाती। ग्रामीण बस्तियां वो होती है जहाँ रहने वाले लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब जैसे जैसे द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं विकसित होती जाती है, नगरीय बस्तियां विकसित होती जाती है। कुछ नगरीय बस्तियां तो नियोजित तरीके से विकसित होती है और कुछ नगरीय बस्तियां अनियोजित तरीके से विकसित हो जाती है। और जो श्रमिक वर्ग है वो कई सारी मलिन बस्तियां बनाकर उनमें रहने लग जाते हैं, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का अत्यधिक अभाव होता है। ऐसी स्थिति में इन मलिन बस्तियों से भी प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ में नगरों का जो दबाव है, जो नगरों का फैलाव है, वो बढ़ते जाने की वजह से आसपास के जंगलों पर, आसपास की कृषि भूमि पर उसका दबाव बनने लगता है और वहाँ पर नगर नगर का जो वेस्टेज निकलता है, नगर का जो कचरा निकलता है, नगर का जो गंदा पानी निकलता है,
वो आसपास के क्षेत्रों में फैलकर वहां पर प्रदूषण को फैलाता है। तो नगरीकरण अपने आप में एक समस्या है और समस्या इस कारण बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे ही आप औद्योगिक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का विकास करते हैं, नगरीय बस्तियां अपने आप से साथ में बसने लग जाती हैं। उन बस्तियों का जो वेस्टेज है, उन बस्तियों का जो दबाव है वो पर्यावरण पर विशेषकर पड़ता है। तो इस तरह से जो गांव के लोग हैं वो अनियंत्रित तरीके से नगरों की तरफ पलायन करते हैं, नगरों की तरफ आ जाते हैं और उनको प्रॉपर यहाँ पर रहने की सुविधा नहीं मिलती। महंगाई के कारण वो अपना मकान नहीं किराया या खरीद पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो फ्लाईओवर के नीचे, रेल की पटरियों के आसपास और छोटी छोटी जगहों पर कब्जा करके अपनी छोटी छोटी झुग्गियां बना लेते हैं। और हम जानते हैं कि झुग्गियों में कितनी गंदगी और कितनी स्वास्थ्य के लिए अहितकर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी समस्याओं का सामना न केवल हम जैसे विकासशील देशों को बल्कि विकसित देशों को भी करना पड़ता है क्योंकि जनसंख्या का दबाव नगरों पर बढ़ता जाता है। क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं तो अधिक लोग वहाँ पलायन करके पहुंचने लग जाते हैं और इस पलायन की वजह से नगरों में न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि वहां पर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। दूसरी चीज जो पर्यावरण को प्रभावित करती है, तृतीयक आर्थिक क्रिया। अब तृतीयक आर्थिक क्रिया में परिवहन और सेवाएं सम्मिलित हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वाईफाई कनेक्टिविटी, संचार की जो सुविधाएं, वो किस तरह से हमारे वायुमंडल में प्रदूषण फैला रही है, जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते, परंतु वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। वैसे ही सड़क परिवहन, वायु परिवहन और आपका जल परिवहन, ये सारे जो परिवहन के तंत्र हैं, इस परिवहन के तंत्र के कारण को डेवलप करने के लिए आसपास के क्षेत्र का एनक्रोचमेंट किया जाता है, वनों का विनाश होता है, स्थल का ढाल परिवर्तित होता है, ढाल पे अवरोध आने लग जाते हैं और जो सामान्य वहाँ का ढाल स्वरूप है उसमें परिवर्तन करके स्थल मार्ग बनाए जाते हैं। जल मार्गों में भी नहरें बनाकर वहाँ की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है और जल मार्ग विकसित किए जाते हैं। तो इस तरह से जब हम परिवहन मार्गों का विकास करते हैं तो बड़े पैमाने पर उसकी वजह से तोड़फोड़ होती है। जो स्थल रूप है उसमें तोड़फोड़ करके उसको काट छाट करके परिवहन के लिए मार्ग बनाए जाते हैं और उन मार्गों पर गाड़ियां चलती है जिनसे जंगल के क्षेत्रों में जहाँ किसी भी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं हुआ होता है, परंतु उन मार्गों के गुजरने के कारण उन जगहों पर रहने वाले जानवरों को समस्या आती है। जानवर को शोर और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है और उन रास्तों की गाड़ियों पर वो कई बार कटकर हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तरांचल के, हिमाचल के, कहीं कश्मीर के, उसमें आए दिन हम लैंडस्लाइड सुनते हैं। अब लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड कुछ भी नहीं है, आपने पहाड़ के ढाल को काट कर उसके बीच में सड़क बना दी, वो पहाड़ बीच में से विखंडित हो गया, जिसका सीधा ढाल था वो ढाल बीच में से विखंडित हो गया। अब ऊपर का जो सस्पेंडेड पार्ट है वो जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही कोई हलचल होगी, वो गिरकर सड़क के ऊपर आ जाएगा और सड़क मार्ग को अवरोधित कर देगा। फिर हम उस कचरे को हटाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर वही कचरा आकर गिर जाएगा। तो इस तरह से हम पहाड़ों के तंत्र के साथ, पहाड़ों के पारिस्थितिक तंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहाँ वनों का कटाव कर रहे हैं और वहाँ के जंगली जानवरों के रहवास को कम करते जा रहे हैं। और जैसे ही गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, वहाँ वायु प्रदूषण शुरू हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाता है और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर इसका दबाव देखने को मिलता है। वायु परिवहन की वजह से भी बहुत बड़े क्षेत्र को आप खाली करना पड़ता है, जो वायुमंडल में जो हवा में पक्षी घूमते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से परिवहन मार्ग का विकास भी पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। और आप जानते हैं कि आजकल हम 6 लेन, 7 लेन, 8 लेन मार्ग की बात करते हैं, स्पीड हाईवे की बात करते हैं, स्पीडवेज की बात करते हैं। अब ये स्पीडवेज बनाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को आबाद करना पड़ता है, बड़े पैमाने में कृषि भूमि, बड़े पैमाने में वन भूमि इसके अंदर नाश हो जाती है और उसका आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक परिवहन ना ही होगा किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। तो इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। एक और चीज जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है वो है सिंचाई। सिंचाई यानी प्राकृतिक रूप से जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है या जो समय प्राकृतिक रूप से वर्षा का नहीं होता उस समय में खेती करने के लिए हमें सिंचाई पर निर्भर करना पड़ता है। सिंचाई के लिए हम 2-3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, बांध बनाकर उनसे नहरें निकालते हैं या फिर भूमिगत जल का उपयोग करते हैं।
भूमिगत जल का उपयोग से भी लगातार करते रहने से बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का ह्रास होता है और क्षेत्र डार्क जोन में पहुंच जाता है। और स्थल के भाग पर बड़े बड़े बांध और बहुउद्देशीय परियोजना और नहरें बनाने से भी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और वनों की भूमि समाप्त होती है और उसके अंदर पानी का दबाव क्रिएट हो जाता है। और नहरों से बड़े क्षेत्र का के अंदर पानी फैलाने की वजह से वहाँ की प्राकृतिक तंत्र पर पूरा उसका नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह से कई सारे जो नुकसान है वो आर्थिक क्रियाओं के मनुष्य की पर्यावरण पर पड़ते हैं, परंतु फिर भी ये एक आवश्यक है कि हम आर्थिक क्रियाएं करें, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं ही हमारे विकास का एक माध्यम है। परंतु ज़रूरी है कि जो विकास है वो विकास सतत होना चाहिए, वो विकास दीर्घकालिक होना चाहिए, वो विकास अल्पकालिक हितों को ध्यान में न रखकर समग्र हितों को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। और दूसरा, आप जो ह्यूमन फ्रेंडली की बजाय एनवायरनमेंट फ्रेंडली तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद।